मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डार्बी होता है, जो एक ड्रग एडिक्ट होती है। इसी वजह से वो अपने इलाज के लिए एक रिहाब सेंटर में थी और वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से बातें कर रही होती है। लेकिन तभी उसके पास एक आदमी की कॉल आती है जो कि असल में एक ऑफिसर था। यहाँ वो ऑफिसर डार्बी को बताता है कि आपकी मदर काफी बीमार है और इसीलिए आज रात उनका ऑपरेशन है। साथ ही साथ वो ऑफिसर डार्बी को ये भी कहता है कि तुम इस बारे में अपनी बहन को भी बता दो। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डार्बी को बात करने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो एक एडिक्ट है, इसीलिए सबको लग रहा था कि वो बस झूठ बोल रही है। इसीलिए रात के टाइम डार्बी एक लड़की के मोबाइल से अपनी बहन को कॉल करती है, जिस पर डार्बी की बहन उसे कहती है आई एम सो सॉरी, मैं काफी बिजी हूँ इसीलिए मैं तो नहीं आ सकती। लेकिन फिर रात को जब सारे लोग सो रहे होते हैं तो डार्बी अकेली ही उस हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते वो एक गाड़ी भी चुरा लेती है। फिर ड्राइव करते करते डार्बी एक शहर में पहुँचती है, जहाँ पहुँचकर वो उसी ड्रग को देखती है जो वो लेती थी। जहाँ एक फ्लैशबैक से उसे पता चलता है कि एक बार उसने ओवरडोज ले ली थी। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं? आप आगे नहीं जा सकती क्योंकि तूफान की वजह से ये रोड ब्लॉक है, इसलिए मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। और यहाँ करीब में ही एक लोकल विजिटर सेंटर है जहाँ जाकर आप रात गुजार सकती हैं। इसीलिए अब रात गुजारने के लिए डार्बी उस विजिटर सेंटर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम ऐश था। ऐश के साथ उसका एक साथी भी होता है। एक कपल था जिसमें वाइफ नर्स और हस्बैंड सोल्जर था। अब क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसी वजह से सिग्नल्स ढूंढने के लिए डार्बी बाहर जाती है। और जब वो फोन में नेटवर्क देख ही रही होती है तो तभी उसे अपने पास ही खड़ी एक वैन से आवाजें आने लगती हैं। और विंडो के थ्रू जैसे डार्बी उस वैन में देखती है तो उसके अंदर एक बच्ची बंधी हुई थी और यही बच्ची मदद के लिए आवाजें लगा रही थी। यहाँ डार्बी उस बच्ची की मदद करने के लिए उस वैन को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है क्योंकि वो इस वैन को खोल नहीं पाती। लेकिन तभी डार्बी अचानक से ये सोचती है कि ये वैन उन्हीं लोगों में से किसी की होगी जो अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए वो उस बच्ची से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगी। फिर डार्बी उस वैन की नंबर प्लेट की तस्वीर बना लेती है और फौरन से ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जब वो रोने लगती है तो उस कपल में से जो सोल्जर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो डार्बी से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। लेकिन डार्बी उसे जवाब नहीं देती और फौरन से ही अंदर आ जाती है, जहाँ वो खुद को ऐसे शो करवाती है जैसे वो नॉर्मल है, यानी कि उसने कुछ नहीं देखा, उसे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर वो सोल्जर सबसे कहता है कि चलो आओ कार्ड्स गेम खेलते हैं। इसीलिए सभी लोग उसकी बात मानकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। अब इस दौरान डार्बी को उन सब के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर कौन क्या है, कौन नर्स है और कौन सोल्जर है और कौन किडनैपर है। यहाँ पर डार्बी उन सब से नॉर्मल क्वेश्चंस करने लगती है, जैसे कि वो सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं या फिर वो कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर डार्बी उनसे ये सवाल इसीलिए कर रही थी ताकि वो इनके बीच किडनैपर का पता लगवा सके कि आखिर उस बच्ची को किसने किडनैप करके वैन में बांधा हुआ है। फिर जब कार्ड्स गेम का एंड आता है तो डार्बी को ये बात पता चल जाती है कि आखिर किडनैपर कौन है। असल में वो किडनैपर ऐश का साथी होता है। ऐश वही लड़का था जो कि यहाँ पर आया था अपने साथी यानी कि इस किडनैपर को लेकर। जैसे डार्बी को ये बात पता चलती है कि आखिर किडनैपर कौन है तो वो एकदम से घबरा जाती है और वॉशरूम में जाकर पुलिस को कॉल और मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। इसके बाद वो वॉशरूम के होल के जरिए बाहर आ जाती है और किसी तरह वो वैन का लॉक तोड़ देती है और उस बच्ची के पास जाकर उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी ऐश का साथी यानी कि वो किडनैपर वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए डार्बी जल्दी से वही सीट के पीछे छुप जाती है ताकि ये किडनैपर उसे देख न ले। गेम में हारने का गुस्सा वो किडनैपर यहाँ वैन में आकर निकालता है। यहाँ वो किडनैपर उस बच्ची से कहता है कि जब हम अंकल के घर पहुँच जाएंगे ना तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो किडनैपर देखता है कि इस बच्ची ने विंडो से कार्डबोर्ड हटा दिया है, तब इस वजह से वो उस बच्ची पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो उस बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, जाहिर है तुम्हें भूख लगी होगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो डार्बी फौरन से बाहर आती है और उस बच्ची को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे आजाद करने में भी कामयाब नहीं हो पाती। इसीलिए वो दोबारा से उस बच्ची से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर वापिस जरूर आऊंगी। इतना कहने के बाद वो वापिस से वॉशरूम में चली जाती है। उधर वो
किडनैपर खाने का पैकेट अपनी पॉकेट में रख कर बाहर वैन की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उस बच्ची को ये खाना खिला सके। तब ये देखकर वो सोल्जर उसे पूछता है कि इस टाइम तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब ये सुनकर वो किडनैपर कहता है वो असल में मेरा मोबाइल वैन में ही रह गया है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल ही लेने जा रहा हूँ। फिर वो किडनैपर वैन के पास जाता है, लेकिन जब वो वैन का लॉक खोल रहा होता है तो अचानक से उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। और अब जैसे ही वो उस चाबी को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो तभी उसकी नजर पैरों के निशानों पर पड़ती है। और पैरों के ये निशान विजिटर सेंटर से ही आ रहे थे, यानी जहाँ पर ये सारे रह रहे थे। उधर हम देखते हैं ऐश को, यानी कि किडनैपर के साथी को, जो कि वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर डार्बी की आवाज आती है। लेकिन जब वो डार्बी को आवाज लगाता है कि डार्बी क्या अंदर तुम हो, तो डार्बी फौरन से दरवाजा खोल लेती है और उसे अंदर ले आती है। इसी दौरान वहाँ पर ऐश का वो साथी यानी कि किडनैपर भी आ जाता है और जब वो डार्बी और ऐश को एक साथ देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डार्बी ऐश से कहती है कि ये जो तुम्हारा साथी है ये असल में एक किडनैपर है, क्योंकि इसने अपनी वैन में एक बच्ची को बांधा हुआ है। ये सुनकर ऐश उससे पूछता है क्या तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को कॉल की। तब ये सुनकर डार्बी कहती है कि हाँ मैंने काफी बार ट्राई किया था, लेकिन मुसीबत यहाँ पर तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा। ये सुनकर ऐश डार्बी से कहता है कि चलो आओ बाहर चलते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए। तब डार्बी कहती है कि नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि उस किडनैपर के पास गन है, हमें इस बारे में उस सोल्जर को भी बता देना चाहिए, क्योंकि वो सोल्जर है तो क्या पता उसके पास गन हो। तब ऐश कहता है कि शायद ना भी हो गन उसके पास, इसीलिए हमें उस सोल्जर को खतरे में नहीं लाना चाहिए और यहीं पर ही कोई वेपन ढूंढना चाहिए। तब ढूंढने पर उन्हें एक वेपन वहाँ पर मिल भी जाता है। यहाँ पर ऐश डार्बी से कहता है कि ऐसा करो पहले बाहर तुम जाओ, जब वो किडनैपर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएगा तब उसके पीछे से मैं आ जाऊंगा और मैं उस पर अटैक कर दूंगा। तब डार्बी ऐसा ही करती है और वो वैन के पास जाती है। फिर किसी तरह वो वैन के अंदर जाकर उस बच्ची को आजाद करने की कोशिश करती है। जब डार्बी उस बच्ची का मुंह खोलती है तो वो पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर डार्बी ये सोचती है कि किडनैपर तो सिर्फ एक ही है, तो फिर ये बच्ची दो आदमियों का क्यों कह रही है। इसका मतलब ये है कि उस किडनैपर के साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है। इसीलिए जब डार्बी वैन से बाहर देखती है तो वहाँ उस किडनैपर के पास ऐश आता है और अब ये देखकर डार्बी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि और कोई नहीं बल्कि ऐश ही है जो कि उस किडनैपर के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर ऐश उस किडनैपर पर यानी कि अपने साथी पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल लापरवाह हो, इसीलिए डार्बी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर ऐश उस किडनैपर से गन लेकर वैन के पास जाता है, लेकिन तब तक डार्बी वैन से भाग चुकी होती है। तब ऐश उसका पीछा करते हुए सेंटर में जाता है। सेंटर में जाने के बाद वो सीधा जाता है वॉशरूम में और डार्बी उसे वहाँ पर मिल जाती है। फिर हम उस किडनैपर को देखते हैं, वो भी सेंटर के अंदर आ चुका होता है। यहाँ पर वो सोल्जर अपनी वाइफ यानी कि उस नर्स को कहता है कि मुझे ये ऐश का साथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो सोल्जर उससे पूछता है कि डार्बी कहाँ पर है। तब ये सुनकर वो किडनैपर कहता है कि मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। और तब यहाँ सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स डार्बी को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो सोल्जर बाहर जाता है और उस वैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी वो वैन नहीं खुलती। ऐश गन दिखाकर डार्बी को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और उस बच्ची को शूट करके मार दूंगा। और हमने तो बस पैसों की वजह से उस बच्ची को किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल में हमें पैसों की बहुत जरूरत है और उस बच्ची के फादर के पास बहुत पैसा है, और जैसे ही उस बच्ची के फादर हमें पैसे देंगे तो हम इस बच्ची को उसके घर पर छोड़ देंगे। फिर ऐश डार्बी के मोबाइल में उसकी बहन के मैसेज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि असल में डार्बी ड्रग एडिक्ट है। यहाँ ऐश डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर डार्बी कहती है कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और सुनो ऐश, तुम बातों को घुमाओ नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, वो बच्ची काफी बीमार है, उसे दवाई की जरूरत है। तब ये सुनकर ऐश कहता है, लेकिन डार्बी हम उसे ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ और उसे मेडिसिन दी गई तो उसे ओवरडोज हो जाएगा। यहाँ पर ऐश दोबारा से डार्बी को मारने की धमकी देता है और तभी यहाँ पर अचानक से वही नर्स आ जाती है, यानी कि उस सोल्जर की वाइफ। नर्स को देखकर ऐश ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो और डार्बी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद ऐश वहाँ से चला जाता है, जहाँ बाद में नर्स डार्बी से पूछती है, डार्बी आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। तभी सुनकर डार्बी कहती है कि जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बाद में ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर ऐश डार्बी से कहता है, आओ डार्बी
डार्बी तुम भी बैठो ना हमारे साथ। यहाँ पर वो सोल्जर भी डार्बी से उसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर डार्बी बताती है कि मेरे फादर असल में एक शूटर थे। लेकिन तभी यहाँ पर ऐश सबके सामने डार्बी के फादर की सुसाइड वाली बात बता देता है। इसी दौरान डार्बी का ध्यान बाहर जाता है और वो देखती है कि वो बच्ची वैन से बाहर आ चुकी है और तब ये चीज ऐश भी देख लेता है। इसीलिए वो अपने साथी यानी कि उस किडनैपर को बाहर जाने का इशारा करता है, जिससे वो किडनैपर फौरन ही बाहर चला जाता है। जहाँ बाद में डार्बी भी वॉशरूम चली जाती है और तब ऐश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर वो डार्बी को पकड़ लेता है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब डार्बी किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। तभी अंदर किडनैपर आता है और वो ऐश को बताता है कि वो बच्ची तो भाग चुकी है, वो वैन में नहीं है, मुझे लगता है वो पहाड़ी पर जा चुकी है और वो हमारे बुलाने से वापस नहीं आएगी। तब ये सुनकर ऐश फौरन कहता है लेकिन डार्बी के बुलाने से तो वो जरूर आएगी, इसलिए अब वो डार्बी को लेकर पहाड़ी पर जाने लगता है। यहाँ पर वो किडनैपर ऐश से कहता है कि अगर अंकल को ये बात पता चल गई तो वो काफी गुस्सा करेंगे। तब ये सुनकर डार्बी पूछती है कि आखिर ये अंकल कौन है। तब ये सुनकर वो बताता है कि असल में अंकल ने हम दोनों को अडॉप्ट किया है, यानी कि ऐश को और मुझे, और हम दोनों भाई हैं और अब हम उन्हीं के लिए ही काम करते हैं, यानी कि अंकल के लिए। तब यहाँ पर डार्बी एक ट्रिक करती है, वो उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब ये देखकर ऐश उसको शूट कर देता है, लेकिन वो गोली डार्बी को नहीं लगती। आगे जाकर डार्बी एक ट्री से टकरा जाती है। उधर जब सोल्जर को गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए बाहर आता है। बाहर आने पर उसे वही बच्ची मिलती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। तो वो सोल्जर उस बच्ची को उठाकर फौरन से सेंटर के अंदर आ जाता है। बच्ची को चेक करने पर उसकी वाइफ यानी कि नर्स कहती है कि ये बच्ची ठीक नहीं है, बल्कि ये बीमार है। डार्बी किसी तरह उन दोनों भाइयों को चकमा देकर फौरन से सेंटर में आ जाती है और यहाँ आकर वो सोल्जर को बताती है कि मैं इस बच्ची के बारे में जानती हूँ। इस बच्ची को ऐश और उसके साथी जो कि किडनैपर था उसने किडनैप किया था। वो दोनों काफी खतरनाक हैं, वो भाई हैं और उनके पास गन भी है। तब इतनी ही देर में ऐश और वो किडनैपर भी सेंटर में आ जाते हैं और जैसे सोल्जर उन दोनों को देखता है तो वो फौरन से दरवाजे को बंद कर लेता है और वहाँ पर कर्टन्स भी डाल देता है। जब ऐश और वो किडनैपर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो सोल्जर उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम खतरनाक हो, तुम्हारे पास गन है। तब ये सुनकर ऐश उससे कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, वो बच्ची बीमार है, अगर उसे ठीक टाइम पर दवाई ना मिली तो वो मर सकती है और उसकी दवाई हमारे पास है, इसलिए तुम वो मेडिसिन ले लो और उस बच्ची को खिला दो ताकि उसकी जान बच सके। यहाँ वो नर्स सोल्जर से कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन डार्बी और वो सोल्जर उसकी बात नहीं मानते। यहाँ पर डार्बी उन दोनों भाइयों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी चाबी तो मेरे पास है। यहाँ पर वो सोल्जर ऐश से कहता है कि तुम ऐसा करो कि दवाई हमें दे दो, तब बदले में हम तुम्हें वैन की चाबियाँ दे देंगे। तभी ऐश और उस किडनैपर को ये रियलाइज होता है कि सच में वैन की चाबियाँ उनके पास नहीं है, इसीलिए वो फौरन से वैन के पास जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल लेकर आते हैं। वो उस पेट्रोल को सेंटर के बाहर छिड़कने लगते हैं। तब यहाँ पर वो नर्स उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, ऐसे तो हम मर जाएंगे, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तो वो सोल्जर डार्बी से कहता है कि वो लोग ना तो आग लगाएंगे और ना ही यहाँ से जाएंगे, इसीलिए तुम वैन की चाबियों को छुपा दो। ये कहकर वो सोल्जर उसे अपनी गाड़ी की चाबियाँ भी दे देता है। यहाँ पर ऐश उनसे कहता है कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन वो सोल्जर फिर भी उसकी बात नहीं मानता। डार्बी फौरन से उन चाबियों को छुपा देती है और वो कुछ टूल्स भी अपने पास रख लेती है एज अ वेपन और कुछ टूल्स वो सोल्जर को भी देती है। बाहर ऐश माचिस की एक तीली जलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बात मान लो, उस बच्ची को हमें दे दो, वरना माचिस की जली हुई तीली मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। तब ये सुनकर वो नर्स सोल्जर से कहती है कि प्लीज मान जाओ, वो हमें जलाकर मार देंगे, हमें उस बच्ची को इनके हवाले कर देना चाहिए। तब ये सुनकर सोल्जर अपनी वाइफ यानी कि नर्स को कहता है इतना क्यों घबरा रही हो, मत डरो, कुछ भी नहीं करेंगे वो। और तभी अचानक से उस बच्ची को होश आ जाता है और वो उस नर्स को पहचान लेती है। और अब यहाँ पर कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि नर्स असल में इस बच्ची की भी नर्स थी और वो इस बच्ची के घर पर काम करती थी, जहाँ ये बच्ची अक्सर उस नर्स को परेशान करती थी, यहाँ तक कि वो अक्सर उसे बेइज्जत भी किया करती थी। इसी वजह से उस नर्स ने ऐश और उस किडनैपर की हेल्प ली ताकि वो दोनों इस बच्ची को किडनैप कर लें। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों के पास उस बच्ची की दवाइयाँ नहीं थी, इसीलिए वो फौरन से इस नर्स को कॉल करते हैं
और मेडिसिन लाने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम दवाइयाँ ना लाई तो तुम्हें हम कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। और इसी वजह से वो इतने तूफान में अपने हस्बैंड यानी कि उस सोल्जर को लेकर यहाँ पर आई थी ताकि वो उन दोनों को उस बच्चे की मेडिसिन दे सके। अब यहाँ पर उन लोगों को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो नर्स ऐश को बता देती है कि मेरे हस्बैंड यानी कि उस सोल्जर के पास कोई भी गन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो नर्स डार्बी की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है। तब ये देखकर सोल्जर उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर नर्स कहती है क्योंकि हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। इसी वजह से सरवाइव करने के लिए हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। तब ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे कहती ना, मैं तुम्हें पैसे देता, सब कुछ ठीक कर देता। तब इसी बीच ऐश और वो किडनैपर घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो नर्स उस बच्ची को फौरन से इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उस बच्ची की तबीयत फौरन से ठीक हो जाती है। फिर वो नर्स उस सोल्जर से कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, इस बच्ची को कुछ भी नहीं होगा और ये सही सलामत अपने घर चली जाएगी। तब ये सुनकर डार्बी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची सही सलामत अपने घर जा पाएगी। मुझे इन दोनों भाइयों पर यकीन नहीं है कि ये इस बच्ची को इसके घर पर छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई स्मगलर्स हैं जो लोगों को स्मगल करने का काम करते हैं। तब ये सुनकर वो नर्स काफी हैरान हो जाती है और फौरन से वो ऐश को कहती है कि तुम ऐसा करो कि इस बच्ची के फादर से बात करो, वो तुम्हें डबल की बजाय ट्रिपल पैसे देंगे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड होता है, इसीलिए ऐश को ये क्लियर होता है कि उस बच्ची को कहाँ पर लेकर जाना है, तो इसीलिए वो उन लोगों से वैन की चाबियां मांगता है। तब ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि मेरे पास वो चाबियां नहीं है। तब ये सुनकर वो सोल्जर को गन दिखाता है। तब ये देखकर वो नर्स कहती है कि मेरे हस्बैंड का इसमें कोई कसूर नहीं है, असल में उन चाबियों को डार्बी ने कहीं पर छुपा दिया है। तब इस पर वो सोल्जर डार्बी से कहता है कि प्लीज डार्बी इन लोगों को चाबियों के बारे में कुछ मत बताना। तब ये सुनकर ऐश को इतना गुस्सा आता है कि वो उस सोल्जर को शूट करके मार देता है। अब ये देखकर उस नर्स को काफी गुस्सा आता है ऐश पर, इसी वजह से वो ऐश पर भी पेपर स्प्रे करने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने वो किडनैपर आ जाता है और स्प्रे उसकी आंखों में हो जाती है। अब इस वजह से ऐश उस नर्स को भी शूट करके मार देता है। इसके बाद वो दोबारा से डार्बी से चाबियां मांगता है, लेकिन डार्बी उसे चाबियां देने से साफ इनकार करती है। इसीलिए वो डार्बी के हाथ को नेल गन से शूट करके दीवार में फिक्स कर देता है, जिससे डार्बी को बहुत तकलीफ होती है और वो काफी रोती भी है। तभी वो किडनैपर ऐश से कहता है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें काफी जल रही हैं। तब ये सुनकर ऐश उसकी आंखें वॉश करवाने के लिए उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन जब वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर डार्बी खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इतनी दर्द हो रही होती है कि वो खुद को आजाद नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो उस बच्ची को अपने पास बुलाती है। वो उस बच्ची से उस हैमर को मांगती है जो कि साइड पर पड़ा होता है, और अब जैसे वो बच्ची उसे हैमर देती है तो उसी टाइम ऐश और वो किडनैपर भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसीलिए डार्बी फौरन से उस हैमर को छुपा लेती है। तभी यहाँ पर डार्बी के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसकी मदर की मौत हो चुकी है, और अब ये मैसेज ऐश डार्बी को दिखाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऐश को ये बात पता चलती है कि जो मैसेज डार्बी ने पुलिस को सेंड किए थे वो मैसेजेस नेटवर्क आने की वजह से पुलिस को डिलीवर हो चुके हैं। और अब ये देखकर वो किडनैपर पर डरता भी है और काफी घबरा भी जाता है। यहाँ पर ऐश दोबारा से डार्बी से चाबियां मांगता है, लेकिन अभी भी डार्बी उसे चाबियां नहीं देती। तो इस बार वो डार्बी को ये धमकी देता है कि मैं इस बच्ची का हाथ नेल गन से शूट कर दूंगा। तब इस वजह से वो बच्ची काफी डर जाती है और रोने लगती है। तो वो किडनैपर भी ऐश को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो अपने साथी की भी एक नहीं सुनता। तो अब यहाँ पर डार्बी उसे बता ही देती है कि आखिर उसने चाबियां कहाँ पर छुपाई हैं। अब ऐश कीज लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अपने साथी यानी कि उस किडनैपर को गन देकर जाता है और उसे वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो फौरन ही शूट करके इन्हें मार देना बेशक। इसके बाद वो खुद बाहर जाकर कीज को ढूंढने लगता है। उधर हम दिखते हैं कि पुलिस भी सेंटर की तरफ आ रही है। वो किडनैपर उस बच्ची से कहता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी डार्बी इधर उधर देखती है और वो उस बच्ची से कहती है कि जल्दी जाओ और लाइट्स को ऑफ कर दो। अब हालांकि उस बच्ची को ऐसा करने से डर तो लगता है, लेकिन फिर भी वो लाइट्स ऑफ करने के लिए उठती है। और जब वो किडनैपर उसे उठते हुए देखता है तो वो उसे फौरन से ही बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो उस किडनैपर की बात नहीं मानती और आगे बढ़ती है लाइट्स ऑफ करने के लिए। तब ये देखकर वो किडनैपर उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन तब वो बच्ची जल्दी से लाइट्स को ऑफ कर देती है। अब जैसे लाइट्स ऑफ होती हैं, डार्बी उस हैमर की मदद से अपने हाथ में लगी हुई उस नेल को निकाल लेती है। और अब जैसे वो किडनैपर लाइट्स ऑन करता है तो अचानक
सी डार्बी उसी हैमर से उसके मुंह पर अटैक करती है। उधर बाहर हम ऐश को देखते हैं जहाँ उसे चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन तभी उसे गन चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो वो दिखता है कि डार्बी ने उसके साथी किडनैपर को पकड़ा हुआ है और उसे गन पॉइंट पर लिया हुआ है। तभी यहाँ पर ऐश डार्बी को नेल गन दिखाकर उसे धमकी देता है। तो वो किडनैपर ऐश से कहता है कि प्लीज शूट मत करना। तभी अचानक से वो बच्ची आकर ऐश के हाथ पर मारती है, जिससे गलती से एक नेल उस किडनैपर के फोरहेड पर लग जाती है, जिससे वो किडनैपर काफी घबरा जाता है। तभी ऐश उसके पास जाता है और कहता है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब इसी बीच डार्बी उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फौरन से जाकर गाड़ी में बैठती है। उधर ऐश भी उस किडनैपर को लेकर बाहर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस किडनैपर का पाँव स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो नेल उसके फोरहेड में घुस जाती है काफी अंदर तक, और इसीलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर ऐश को दुख भी होता है और काफी गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो फौरन से बाहर जाता है और नेल गन से मारकर डार्बी की गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो क्रैश हो जाती है। फिर जब ऐश नेल गन लेकर डार्बी को मारने के लिए जाता है तो तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, और जब पुलिस ऐश को देखती है तो वो उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, और तभी यहाँ पर डार्बी आहिस्ता से बाहर आती है और वो ऐश को शूट कर देती है। तब ये देखकर पुलिस को ये लगता है कि असल में डार्बी एक क्रिमिनल है, इसीलिए पुलिस डार्बी को शूट कर देती है, जिससे वो फौरन ही वहीं पर ही गिर जाती है। लेकिन तभी ऐश उसके पास पड़ी हुई गन को उठाता है और उस गन से वो पुलिस को शूट कर देता है। इसके बाद वो डार्बी के पास आकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन उस गन में तो गोलियां ही नहीं थी, और अब ऐश नेल गन लेकर डार्बी को मारने ही वाला होता है। तो तभी डार्बी अचानक से स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसा देती है, जिससे ऐश का भी यहीं पर एक खेल खत्म हो जाता है। ये सब कुछ गाड़ी में बैठी वो बच्ची भी देख रही होती है। अब डार्बी उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उसके रेडियो की मदद से वो यहाँ पर हेल्प बुलवाती है। के बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम देखते हैं कि डार्बी अब दोबारा से रिहाब सेंटर में है। यहीं पर हम उसके पास उस बच्ची की बनाई हुई ड्राइंग्स भी देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि डार्बी का अभी भी उस बच्ची के साथ कांटेक्ट था। इसके बाद डार्बी की बहन उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर डार्बी काफी खुश भी होती है और काफी इमोशनल भी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।